हेलो क्लास, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं कल जहां पर हमने फिनिश किया था। हमने कल सेक्शन 75 तक कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 75 प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाया था। आज इसको खत्म करते हैं एंड वी विल ट्राई टू गेट 150 to 100. Let's see how much we can finish today. We are doing IPC. This is a lecture number 2. Let's start with section 75. सेक्शन 75 प्रिलिमिनरी के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक दो बार रीड करने लायक सेक्शन है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कोई सेक्शन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, कभी पढ़ाई नहीं, रीड ही नहीं किया हमने, हमें लगता है यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाएगा, और कभी कभी वहां से बना देता है। पीटी में खासकर ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पर्टिकुलर सेक्शन नहीं पढ़ते थे, उसके लिए ये बन गया। तो एक दो बार रीडिंग तो, एक ओवरव्यू तो हर सेक्शन का होना ही चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन अगर ज्यादा नहीं बन रहे हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, तो हम उसको बहुत डीपली या बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दो बार अगर कहीं से कुछ अटक भी जाए, कोई क्वेश्चन बन भी जाता है, तो हम उसको अटेम्प्ट कर सके, हमारे माइंड में बैक ऑफ माइंड हो कि हमने उस सेक्शन में कुछ पढ़ा था और वो इस तरीके से था। हम पूरे सिलेबस में जितना भी यूके जुडिशरी में जितना भी है, हम जो भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे उसमें कोशिश यही रहेगी कि हम जो भी पढ़े वो इस पर्पस से पढ़े कि अगर कुछ भी आता है तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। अगर किसी को कोई क्वेरी हो मुझे चैट में पिन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। साथ में बेयर एक्ट लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं यहाँ बेयर एक्ट से पढ़ूंगा, मैं जो समझाऊंगा बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है किसी भी एग्जाम में जुडिशरी के, वो भी 90% क्वेश्चन बेयर एक्ट से ही बनाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो या वन लाइनर हो, लिटरल इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन हो, आपके बेयर एक्ट से यूके यू उठा के सेक्शन बेस पूछ दे, 90% क्वेश्चन जो बनते हैं बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। अगर आपकी बेयर एक्ट पे कमांड अच्छी है तो आप 90% क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। उसके अलावा में आ जाता है कि आपके केस लॉज वगैरह पूछ दिए, रीसेंट पूछ दिए, लैंडमार्क पूछ दिए, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, या किसी के फैक्ट डाल दिए, कोई प्रॉब्लम बना के दे दी, वो सब बात की बात है। वरना 90% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, मोरल लेस बेयर एक्ट से ही पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम बेयर एक्ट को पढ़ते जरूर है, मगर हम उसके कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। उसे पढ़ लेते हैं, उसे पढ़ लिया पूरा 10 लाइन का सेक्शन, हमने 10 लाइन पढ़ ली, 10 लाइन कभी नहीं पूछेगा। उस पूरे सेक्शन में वो 2 4 5 वर्ड ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो 5 वर्ड पे भी आपका ध्यान नहीं जाता, और उस वजह से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे मैं कल पढ़ा रहा था 73 से मैं पढ़ा रहा था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसमें क्वेश्चन जो बनाता है वो सिर्फ इससे बनाता है कि उसकी लिमिट कितनी होगी कन्फाइनमेंट की। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखेंगे तो कितनी लिमिट होगी। पूरा सेक्शन बड़ा है, 8-10 लाइन का है, मगर वहां से पूछता कुछ नहीं है। पूछा सिर्फ इतना है कि अगर लेस देन 6 मंथ है तो 1 मंथ से ज्यादा आप उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। अगर लेस देन 6 मंथ और नॉट मोर देन 1 ईयर है तो उसको 2 मंथ से ज्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। और अगर 1 ईयर से ज्यादा है इन एनी केस तो 3 मंथ से ज्यादा आप नहीं रख सकते। अगर आपने ये 3 चीजें 73 में पढ़ ली, आपने याद कर ली, आपके दिमाग में बैठी हुई है, तो कभी भी आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे।
इसके अलावा वो कभी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं बनाता, कुछ पढ़ना ही नहीं है। पीटी के लिए आपको ये ध्यान रखना, पीटी की जो अप्रोच है वो बहुत माइन्यूट है और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जगह से क्वेश्चन बना रहा है। आपको अगर क्रैक करना है तो यू हैव टू बी मोर स्मार्टर देन एग्जामिनर, यू हैव टू मेक योर ओन क्वेश्चंस, हाउ दे मेक, यू हैव टू थिंक लाइक एग्जामिनर, देन यू विल सक्सीड। ओके, so let's move on to section 75. First we read, then we will discuss. Whoever having been convicted A by a court of India of an offence punishable under chapter 12 of chapter 12 of chapter 17 of this code, ये एंड होना चाहिए था, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of more of 3 years or upwards, और बी इसने रिपील कर दिया है, shall be guilty of any offense punishable under either of those chapter with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years. क्या कह रहा है? 75 एनहेंसमेंट की बात कर रहा है। तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, 75 बात करता है एनहेंसमेंट की। इसमें कहता है कि चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17, चैप्टर 12 एंड 17 में अगर किसी का कन्विक्शन हुआ है और उसमें उसे 3 ईयर या उससे ज्यादा की सजा हुई है, अगर ऐसा होता है और फिर वो अगेन कन्विक्ट होता है, अगेन अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको इम्प्रिजमेंट सजा जो उसको होगी वो होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट की या फिर 10 साल तक की हो सकती है। तो अब यहां से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए और अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं क्वेश्चन बनाऊं तो यहां से क्या क्वेश्चन बनाऊंगा? एक चीज मैं ये बना सकता हूं कि अगर आपको इनहेंसमेंट पनिशमेंट इनहेंसमेंट का प्रोविजन आईपीसी में कहां दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बनता है और वो दिया हुआ है सेक्शन 75 में, फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं एग्जामिनर तो मैं सोच सकता हूं कि इनहेंसमेंट का जो प्रोविजन आईपीसी में दिया हुआ है उसमें किस किस चैप्टर में इनहेंसमेंट है, कैसे ऑफेंसेस में इनहेंसमेंट है। तो इसमें मैंने देख लिया चैप्टर 12 और चैप्टर 17 है। चैप्टर 12 रिलेटेड है कॉइन एंड स्टैम्पेज से रिलेटेड, ऑफेंस अगेंस्ट कॉइन एंड स्टैम्पेज। चैप्टर 17 रिलेटेड है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस हुआ है और अगर कॉइन एंड स्टैम्पेज के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ है देन और उसमें आपको कन्विक्शन हुआ और उसमें 3 साल या उससे ज्यादा की आपको सजा होगी, एंड अगेन आपने उसी चैप्टर में वैसे ही कोई ऑफेंस किया या उस चैप्टर में कोई दूसरा ऑफेंस किया, 17 में एक बार आपने चोरी करी, एक बार आपने रॉबरी कर दी। चोरी में आपको 3 साल की सजा हुई थी, रॉबरी में आपको मान लीजिए रॉबरी में भी आप कन्विक्शन हो गए, तो जो कन्विक्शन होगी वो इनहेंस कर देगी और लाइफ इंप्रिजमेंट तक लेकर जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनाएगा किस तरीके के ऑफेंसेस में होगी, तो मैं बता दूंगा उसको। चैप्टर 12 चैप्टर 17 के जो ऑफेंसेस हैं जो प्रॉपर्टी और कॉइन से रिलेटेड है वैसे ऑफेंसेस में एनहेंसमेंट होगी। थर्ड क्वेश्चन वो ये बना सकता है कि कितने साल की इंप्रिजमेंट पे एनहेंसमेंट होती है, आपको फर्स्ट जो ऑफेंस हुआ है वो कितने साल की मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके इसी में लिखा हुआ है मिनिमम 3 ईयर होनी चाहिए या उससे ज्यादा, तो 3 ईयर आपका बेंचमार्क है। एक क्वेश्चन ये बनता है, 3 क्वेश्चन बना लिए हमने। चौथा क्वेश्चन वो ये बना सकता है, एग्जामिनर अगर हार्ड क्वेश्चन यहां से बनाना चाहता है तो वो एक काम कर सकता है कि वो एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है 75 से, और वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सपोज वो दे देगा कि एक ए था, उसने किसी के घर में चोरी कर ली और उसको 3 साल की सजा हो गई। फिर उसने 6 महीने बाद जेल से बाहर, 3 साल बाद जेल से बाहर आया, जेल काट रहा था, बाहर आया, फिर उसने क्या किया कि उसने डकैती में इन्वॉल्वमेंट पाया गया और उसमें भी कन्विक्ट हुआ।
तो अब उसे कितनी सजा होगी या किस प्रोविजन के साथ उसे रीड किया जाएगा, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो क्योंकि हमने 75 को डीपली पढ़ा है और हमने किस किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, हमने इसको एनालाइज किया है, हमने इसको एंटिसिपेट किया है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि अच्छा ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये 75 की प्रॉब्लम बना रहा है कि अगर ये हो गया है तो इसमें क्या होगा। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ कि 3 ईयर या उससे ज्यादा की अगर किसी को सेंटेंस हुआ है और वो अगेन अगर कन्विक्शन उसका होता है तो हिज पनिशमेंट विल इनहेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 75 से हमने ये ही क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन हमने बना लिए। इसके बाहर एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एंटिसिपेशन, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते और आज तक कहीं देखे भी नहीं गए कि इसके अलावा कहीं बाहर क्वेश्चन बने हो। इतने भी नहीं बने जितने मैंने आपको बताया, बट मैं मान के चलूं कि हाँ अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो अगर टफ बनाना चाहता है तो वो एक एग्जाम्पल बना सकता है, एक प्रॉब्लम बेस्ड बना सकता है मैक्सिमम। नहीं तो सीधे क्वेश्चन बनते 75 से कि एनहेंसमेंट 75 में है, किस किस चैप्टर्स में होगी, 12 और 17 में होगी, कितनी उस पर एनहेंस होगी, 3 इयर्स पे एनहेंस होगी, और प्रॉब्लम बेस्ड होगा तो प्रॉब्लम बेस्ड। इसके बाहर ना कोई बनाएगा ना आपको कभी प्रॉब्लम आएगी। आपका कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप 75 को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, करके आगे बढ़ जाओगे। हमें पीटी निकालना है, कैसे भी निकालना है, कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, वो सब ट्रिक बनाइए। मैंने पिछली क्लास में कुछ ट्रिक्स भी बताई थी। सेक्शंस के बाद सेक्शन को आप फोटोग्राफिक तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इस तरीके के मेथड का यूज एग्जाम में करता था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जब मैं एग्जाम वगैरह देता था तो अगर आईपीसी का जैसे सपोज करिए आप 75 से क्वेश्चन आ जाता है और अगर मुझे याद नहीं आ रहा होता था तो मैं आंखें बंद करता था और मुझे प्रॉपर दिखता था कि 75 लेफ्ट एंड पेज पे था, बेयर एक्ट में यहां था, नीचे की तरफ था, ये उसमें लिखा हुआ था, मुझे विजुअलाइजेशन होता उसका। उसे मैं, ये एक तरीके की मेमोरी होती है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो, फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं इसको, तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसे इम्प्रिंट करने की कोशिश करिए जितना हो सके अपने माइंड में, और कीवर्ड्स को हमेशा कोरिलेट करके पढ़िए। मेरा हमेशा जो तरीका रहा है वो कीवर्ड्स को कोरिलेट करके पढ़ने का रहा है। समझ रहे हो आप? अब 75 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 4 की तरफ, विच इज जनरल एक्सेप्शन। कोई भी आईपीसी का मतलब कहीं भी अगर एग्जाम में आईपीसी आता है तो जनरल एक्सेप्शन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से 1 2 3 4 क्वेश्चन तक की आप ये समझिए कि रहती है कि 4 5 क्वेश्चन कभी कभी तो ऐसा होता है कि जनरल एक्सेप्शन चैप्टर से ही बना दिए जाते हैं। तो इसको बिल्कुल एक एक सेक्शन किस में क्या दिया हुआ है, किस में क्या नहीं दिया हुआ है, हमें बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर 76 जनरल एक्सेप्शन का। एक बार रीड कर लेते हैं इसको फर्स्ट। इसका मार्जिनल हेडिंग कह रही है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्जिनल हेडिंग से कोई क्वेश्चन बनाए तो नहीं बनाता है। इसका मेन बॉडी पढ़ते हैं एक बार। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law। कह रहा है कि nothing is an offense, शुरू में बोल रहा है ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा, which is done जो किया गया हो by a person किसी व्यक्ति द्वारा, who is जो, और who by reason of mistake of fact, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रीजन की वजह से, बट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब ये कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से होना चाहिए वो व्यक्ति, मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं।
इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू। तो ये दो पार्ट में है 76। पहले अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ा जाए तो अगर इससे पहले इतना पढ़े कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज, और फिर कॉमा से कॉमा बीच में से हटा देते हो, लास्ट में पढ़ते हैं हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो अगर कोई व्यक्ति लॉ के द्वारा बाउंड है और वो कार्य करता है तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। ये इसकी पहली लाइन कहती है कि अगर लॉ ने कहा है कि आपको ये करना है और आप उसमें बाउंड हो तो फिर आप कुछ भी करिए, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दैट विल नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। ये पहला पार्ट था इसका। इसी का दूसरा पार्ट है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज by reason of mistake of fact or not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं तो जी, और गुड फेथ भी होना चाहिए, और गुड फेथ की डेफिनेशन में 52 में पढ़ी, तो उस गुड फेथ में वो ये मान रहा है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मान रहा है कि मैं तो लॉ के उसमें बाउंड हूं, और उसमें अगर कोई कार्य करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। दो चीजें हैं। पहली चीज कि मैं डायरेक्ट बाउंड हूं, जैसे कि मैं पुलिस में हूं और मेरे सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो मुझे पूरा राइट है उसे अरेस्ट करने का। मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करके भाग रहा है, मैं पुलिस हूं, मैंने देखा एक व्यक्ति बंदूक लेके भाग रहा है, गोली चलाकर आया है, कोई घायल पड़ा है, मैंने भाग के उसे अरेस्ट कर लिया। बाद में पता चला कि वो तो सेल्फ डिफेंस में गोली चला के भाग रहा था, तो उसने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं, बट वो बाउंड बाय लॉ है करने के लिए, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। एक होता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से मैं ये मानता कि मुझे ये पावर मिली हुई है, मैं बाउंड नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि मुझे ये पावर मिली हुई है, मैं बाउंड हूं लॉ के अकॉर्डिंग। मगर मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। 76 से ज्यादातर जो क्वेश्चन बनाता है नॉर्मली, उसमें या तो डेफिनेशन डाल देगा और आपसे पूछेगा कि किस सेक्शन में है ये, पहली चीज। दूसरा, इसका एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, दो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन रख देता है और पूछता है इसमें बताइए किसने ऑफेंस किया है कि नहीं किया। ये ज्यादातर होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ए, अ सोल्जर fires on a mob by order of his superior officer in conformity with the command of law. A has committed no offense. एक सोल्जर ने मॉब पर, एक भीड़ पर सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर फायर कर दिया और इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, वो तो बाउंड बाय लॉ है ना, ही इज बाउंड बाय लॉ। ये एग्जाम्पल जो है पार्ट 1 में फॉल करेगा। इसी का आप इसी एग्जाम्पल को उठा के रख देगा वहां पर और आपसे पूछेगा कि इसने ऑफेंस किया है नहीं किया। अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ा है, आपने देख लिया, तो आप उसमें कर दोगे नो ऑफेंस और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसी का बी एग्जाम्पल है ए, एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी believing Z to be Y, arrest Z, A has committed no offense। ये पार्ट बी में फॉल करेगा एग्जांपल। ये कह रहा है कि एक कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, उसको ऑर्डर था कि आप जाके वाई को अरेस्ट करिए, और उसे ड्यू इंक्वायरी भी करी, मगर उसको ये फैक्ट की मिस्टेक हो गई, उसने सोचा कि जेड ही वाई है, तो उसने उस मिस्टेक ऑफ फैक्ट और गुड फेथ में उसने उसे अरेस्ट कर लिया, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। समझ रहे आप? ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ, और ये एग्जाम्पल यू के यू आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको बताना होता है कि वेदर ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस और नॉट, उसने अपराध किया है या नहीं किया। और आपने अगर इलस्ट्रेशन पढ़े हैं और आईपीसी एविडेंस, इनमें इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
क्योंकि 2-3 तो इलस्ट्रेशन कम से कम उठा के रख ही देते हैं यूकेयू बैरेक्स से और पूछ लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो इस पर जब भी आईपीसी हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ इसके इलस्ट्रेशन भी करते जाएंगे और हमें ध्यान रखना होगा कि इलस्ट्रेशन पे भी हमारी पूरी नजर रहे। एक इसमें एक मैक्सिम आती है, इग्नोरेंसिया लेक्स नॉन एक्सक्यूजेट इग्नोरेंसिया फैक्टी सॉरी ignorantia facti excusat ignorantia legis non excusat ignorance of law no excuse but ignorance of fact may excuse। ये इसकी मैक्सिम है कि अगर ignorance of fact है, आपको किसी फैक्ट के बारे में नहीं पता है तो फिर उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, वो एक्सक्यूज है। बट अगर ignorance of law है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। कल आप जाके कुछ चोरी कर लो, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तो ऑफेंस है, तो मैं तो इग्नोर था, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आपको इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का आपको फायदा मिल सकता है, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एक्सेप्शन में आपको पनिशमेंट नहीं होगी, मगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ में नहीं होगी। तो 76 से जो क्वेश्चन वो बनाता है, या तो यूकेयू डेफिनेशन रख देगा आपके सामने, और या फिर वो क्या करेगा, दो एग्जाम्पल है, इसके दोनों एग्जाम्पल है, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के रख देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें ऑफेंस किया है नहीं किया। मैक्सिम तो कभी खैर पीटी में ये वाली तो कभी नहीं पूछता है, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। मेंस में अगर 76 या इस पे जनरल एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है तो इस मैक्सिम की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, आंसर को आर्टिकुलेट करने के काम आता है, बाकी तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। 76 को ही साथ में पढ़ते हैं हम उसके साथ ही, क्योंकि उसके जैसे ही सेक्शन है नीचे 79, तब उसे भी एक बार साथ में ही पढ़ लेते हैं। 76 के साथ ही हम पढ़ लेते हैं 76 के साथ ही हम पढ़ लेते हैं 79 और 76 की लैंग्वेज है वो सेम है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ 79 में बाउंड बाय लॉ की जगह पे वर्ड यूज किया जस्टिफाई बाय लॉ। अगर आप इसे पढ़ें एक बार देख लेते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये तो वही लाइन होगी जो ऊपर था कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ, तो सेम है। और who by reason of mistake of fact or not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। तो सेम है, सिर्फ बाउंड बाय लॉ की जगह पे यहां पे जो उसने वर्ड यूज किया 79 ने वो यूज किया है जस्टिफाइड बाय लॉ। इसे बोल देगा जस्टिफाइड बाय लॉ है तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो देखो इसका भी एक एग्जांपल है, देखते हैं। ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। ए को लगा कि जेड ने जो किया है वो मर्डर किया है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने उसने बिल्कुल जितना सोच समझ सकता था उतना लगाकर, एक्सर्टेड इन गुड फेथ में, ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स ऑल पर्सन अप्रीहेंडिंग मर्डर इन द एक्ट, सीज ए seized Jed in order to bring Jed before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Jed was acting in self-defense। तो मतलब ऐसा है कि रोड पे जा रहे थे, इन्होंने देखा कि अरे एक आदमी तो जेड जो है वो तो मर्डर कर रहा है, उन्होंने कहा अरे मैं तो आई एम अ गुड सिटीजन ऑफ कंट्री, आई शुड ब्रिंग हिम टू द पुलिस स्टेशन। अरेस्ट करके भाग जाएगा, इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए, पकड़ के ले गए पुलिस स्टेशन। बाद में पता चला कोर्ट में जाके कि अरे वो तो सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, उसके ऊपर तो हमला हुआ था। बट जो उसने उसको डिटेन किया, उसको फोर्सफुली लेकर गया, वो जो ऑफेंस है वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो जो एक्ट है दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। और इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो ये मानता है, वो गुड फेथ में था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था, और उसे लगता था कि द एक्ट व्हाट आई एम डूइंग, जो कार्य मैं कर रहा हूं वो जस्टिफाई बाय लॉ है, तो फिर वो कोई ऑफेंस नहीं है। समझ रहे हो आप? तो 76 और 79 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है
कि वहां पर बाउंड बाय लॉ थे, यहाँ पर जस्टिफाई बाय लॉ है। इनके एग्जाम्पल भी दोनों के दिए और कभी कभी यू के यू दोनों के एग्जाम्पल पूछ लेता। ठीक है जी, 76 और 79 हो गया। 77 और 78 में सिर्फ और सिर्फ कभी कुछ नहीं पूछता, दो ही चीजें हमेशा पूछता है। 77 में हमेशा पूछता है कि जजेस को, जो जजेस जेल में भेज देते हैं अपने ऑर्डर से किसी मुलजिम को, ये सब करते हैं, वो सबको इम्यूनिटी आईपीसी में कहां पर है? तो जजेस को इम्यूनिटी सीधी सीधी सी बात है कि जी 77 में है, यही पूछता है, कुछ नहीं पूछता इसके। और 78 में जो पूछता है वो सिर्फ पूछता है हैंगमैन वाला एक एग्जाम्पल। एक हैंगमैन वाला एग्जाम्पल जरूर 78 में पूछता है कि जो जल्लाद होते हैं उन्होंने जज के ऑर्डर के कंफर्मिटी में किसी को फांसी पर लटका दिया, तो उनको जो इम्यूनिटी है वो कहां पर है? 78 में हमेशा यही पूछता है। बस कभी आपको पूरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पेन अपने साथ रखो, डायरेक्ट आपके पास है 78 में, वहीं पर आप सिर्फ लिख दीजिए हैंगमैन, हैंगमैन, बस इतना आप लिख दीजिए। आप जब भी बेयर एक्ट को पलटोगे, पन्ना पलटोगे, 78 देखोगे, हैंगमैन देखोगे। इसके अलावा पीटी में आज तक कभी 78 से कुछ नहीं पूछता। 77 से सिर्फ जजेस के बारे में पूछता है कि जजेस ने जो भी किया उसका कहां पर है कि जी वो 77। हमें सिर्फ वर्ड याद रखना है, हमें पीटी निकालना है, और पीटी निकालने का एक ही तरीका है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि कौन सा वर्ड किससे एसोसिएट हो रहा है। ठीक है ना? तो 76, 77, 78, 79 4 सेक्शन हो गए। आगे बढ़ते हैं 80 पर। सेक्शन 80 जो है, इस पे ज्यादातर वैसे तो इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड टाइम्स वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया ये, और इसमें कुछ नहीं करते। इनका जो है एक वर्ड पे ध्यान रहता है बहुत, और मैं आपको भी बताऊंगा, और वहां पे आप अंडरलाइन कर लेना बेयर एक्ट में, तो आप समझ पाओगे कि क्या करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो इसका एग्जाम्पल है 80 का, इसे एक बार पढ़ते हैं। ए इज एट वर्क विद द हैचेट, कुल्हाड़ी के साथ वो काम कर रहा है। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग बाय, तो उसका जो कुल्हाड़ी का ऊपर का लोहे का पार्ट होता है वो एकदम से निकल गया, और साथ में एक आदमी कोई खड़ा हो तो वो उसके लग गया, वो मर गया। हियर इफ, अगर यहां देयर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। तो करते क्या है कि जो लिखा है नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन, इसमें से क्या करेंगे आप ना, नो को ओमिट कर देंगे। नो को क्या करेंगे, वो नो नहीं लिखेंगे, पूरा आपका यू के यू ये एग्जाम्पल लिख देंगे, और इसमें नो वर्ड को नहीं लिखेंगे। और आपने ये एग्जाम्पल क्योंकि 4 बार पढ़ा हुआ और आपके दिमाग में पढ़ा हुआ, कह रहे अच्छा जब भी कुल्हाड़ी का वो निकलेगा और वो मरेगा, तो हमने तो 80 में पढ़ा था कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। मगर जैसे ही उन्होंने नो ये हटा दिया, जैसे नो हटा दिया, तो फिर यहां पे इसने ऑफेंस कर दिया। जब तक नो लिखा था तब तक तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया था। अगर नो है तो इसको ऐसे याद रखना कि अगर नो है तो नो ऑफेंस है, और अगर नो नहीं है देन इट इज एन ऑफेंस। नो है तो नो ऑफेंस, नो नहीं है तो ऑफेंस है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे एग्जाम्पल को जब भी कहीं एग्जाम में आए, इसे पढ़ना और देखना कि कहीं अगर नो है तो फिर उसने ऑफेंस नहीं किया, और अगर नो नहीं है तो उसने ऑफेंस किया है। एक बार सेक्शन को पढ़ लेते क्या कह रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। तो कुछ भी अगर एक्सीडेंट में, मिसफॉर्च्यून में किया गया तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। मगर उसने तो और भी कई सारी कंडीशन लगा दे रहा है, कह रहा है एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट
इन अ लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मैनर एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो इसमें से सब कुछ डाल दिए, 6-7 इंग्रेडिएंट डाल दिए कि कुछ भी ऐसा कोई भी एक्ट जो होगा वो ऑफेंस नहीं होगा जो एक्सीडेंट मिसफॉर्चून में किया गया हो और जो जिसमें उसकी क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, क्रिमिनल नॉलेज ना हो, लॉफुल एक्ट कर रहा हो, लॉफुल मैनर से कर रहा हो, प्रॉपर केयर हो, कॉशन हो, सब कुछ हो, तो फिर वो उसे माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया और उसका एग्जाम्पल दे दिया। तो 80 से वैसे तो नॉर्मली सेक्शन में क्या है नहीं पूछता है, ये एग्जाम्पल पूछ देता है 80 से, और वही कंफ्यूज वही करता है। एक वर्ड जो है नो उसे नहीं लिखेगा, और क्योंकि आप पढ़ के गए थे तो आपने देखा अरे ये तो बहुत ईजी है, और सच में ऐसा लगता है उस टाइम पढ़ते हुए ना ये तो बहुत ईजी है, कई बार पढ़ा हुआ एग्जाम्पल, इसमें तो नो ऑफेंस बनता है, उसने तो बड़ा नो हटाई दिया था वहां से। समझ रहे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं 80 से। अब 80 से अगर कुछ भी बनाएगा तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा बहुत बड़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 81 पर। 81 पे एक पहले एक बार 81 को एक काम करें, रीड कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 81 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस एट्टी वन कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। सिर्फ इस नॉलेज से अगर कुछ किया गया है कि ये हार्म करेगा तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, इफ अगर it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। यहां पे क्या मेन वर्ड क्या है इसमें कि आप क्या कर रहे हो, अदर हार्म को प्रिवेंट कर रहे हो। अदर हार्म को क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है ना, और अवॉइड कर रहे हो। 81 में जो आपको पकड़ना है वो ये पकड़ना है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया हो, किसी नॉलेज से किया हो, क्रिमिनल या क्रिमिनल इंटेंशन से भी किया हो, मगर वो इसलिए अगर किया है कि जो बड़ा एक हार्म है किसी व्यक्ति को, प्रॉपर्टी को हो सकता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए किया है, तो फिर वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। ये 81 में लिखा हुआ है। और इसके जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट है। ए तो कम पूछता है और बी ज्यादातर पूछता है कि ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो उसने क्या किया कि आग वाग बहुत ज्यादा लग रही थी, तो उसे रोकने के लिए उसने क्या किया, घर को गिरा दिया। He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here if it is found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse age act, where I was. Here if it is found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse age act, is not guilty of an offense.
हाँ जी, कहाँ थे हम? 81 के हम एग्जाम्पल को रीड कर रहे थे और इसका एग्जाम्पल बी था, तो उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति अगर आग लगी हुई है और आग ना फैले उसे रोकने के लिए किसी का घर गिरा देता है और वो इसलिए करता है कि ह्यूमन लाइफ बच सके या प्रॉपर्टी को बचाया जा सके, तो जो अदर हार्म है उसे प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 81, प्रिवेंशन और अवॉइडिंग अदर हार्म इज वेरी नेसेसरी। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है। सेक्शन 81 में जो कीवर्ड है हमेशा ये ध्यान रखने हमको कि हमें अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई एक्ट किया है, चाहे वो गुड, चाहे वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया गया हो, चाहे वो क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया हो, तब भी वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। और इसमें एक केस लो बहुत पूछता है, एक लैंडमार्क केस है इसमें, एक केस है, मैं लिख देता हूं यहां पर। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक केस है क्वीन वर्सेस डडले एंड स्टीफन। क्वीन वर्सेस डडले एंड स्टीफन। ये एक लैंडमार्क केस है और कभी कभी इस पर पूछ देता है। इसका अगर आप ईयर भी अगर याद करना चाहो तो मैं लिख देता हूं 1884। और वैसे तो ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज से कि इसमें एक जो इसके जस्टिस थे वो लॉर्ड कॉलरिज थे, LORD, लॉर्ड CO, जस्ट अ मिनट, लॉर्ड कॉलरिज। ये तो खैर इनका नाम तो कभी नहीं पूछेगा, बट केस लॉ इंपॉर्टेंट है। क्वीन वर्सेस डडले एंड स्टीफन, तो कभी पूछ देता है किस सेक्शन से रिलेटेड है ये, तो 81 पर है ये। तो हमने इसका अगर ये भी देख लिया कि अगर हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं जो कि वैसे ऑफेंस होता, बट क्योंकि हम अदर हार्म को अवॉइड कर रहे हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा, यही पूछता है वो पीटी में। और इसी क्वीन वर्सेस डडले एंड स्टीफन को एक और नाम से जानते हैं, मिग्नॉइट केस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता, वो क्या करता है कि केस का नाम नहीं लिखता, वो क्या करेगा, उसका फेमस, जिस नाम से फेमस हो गया उस नाम से लिख देगा, मिग्नॉइट, मिग्नॉइट्स केस। तो कभी कभी सिर्फ मिग्नॉइट्स केस लिख देगा और पूछेगा कि मिग्नॉइट्स केस किससे रिलेटेड था। ठीक है ना, तो मिग्नॉइट्स केस किससे रिलेटेड था? 81 से रिलेटेड था, अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए था। तो यहां से अगर 81 से क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनाता है। 82, 83 से वैसे तो क्वेश्चन कभी नहीं बनाता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनाता है। अगर आप सबको वैसे पता भी होगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस, 82 कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो 7 साल से नीचे में किया गया हो, ऐसा कोई भी किया गया कार्य आपका ऑफेंस नहीं होगा। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, कभी ये भी नहीं पूछता कि उसकी एज क्या होगी। और अगर 83 अगर आप देखें तो नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a child above 7 years of age and under the 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of a nature and consequence of his conduct on that occasion। तो 83 ये कह रहा है, 83 ये कह रहा है कि 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे ने भी अगर कोई ऑफेंस किया है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा, बट एक कंडीशन और लगा दी कि अगर उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेंड ना करी।
वो समझ ना पा रहा हो कि आखिर मैं जो कर रहा हूं वो किस उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका नेचर क्या है मेरे एक्ट का, अगर ऐसा है तो फिर वो भी ऑफेंस नहीं होगा। और वो समझ पा रहा है, मान लीजिए 11 साल की उम्र है और वो जान रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका नेचर ये है, उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि मैं जेल भी जाना पड़ सकता है, नेचर है वो ऐसा है, तो फिर ये देखने के बाद हो सकता है कि उसे उस एक्ट को ऑफेंस मान लिया जाए। पर अगर उसमें सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। और इसमें एक वर्ड चलता है 82-83 के लिए, डोली कैपेक्स एंड डोली इन कैपेक्स। ये 82-83 के लिए चलता है, डोली कैपेक्स एंड डोली इन कैपेक्स। डोली कैपेक्स वर्ड यूज होता है 82 के लिए। 82 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डोली कैपेक्स, और 83 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डोली इन कैपेक्स। वैसे तो कभी पूछता नहीं है इसको लेके ज्यादातर, और फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसके लिए है। समझ रहे हो ना आप। इसके बाद आता है 84। 84 से वैसे तो कुछ अंदर से 84 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां से अपने आप में 84 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 84 में एक तो इसका बहुत फेमस इस पर केस लॉ है मैग्नॉटन केस, आर वर्सेस मैग्नॉटन। मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अगर 84 एक बार भी पढ़ा होगा तो कभी मैग्नॉटन ना पढ़ा हो। आर वर्सेस मैग्नॉटन, MAGHTEN, मैग्नॉटन। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और इसके जो जस्टिस थे, कभी एक बार पूछ लिया था किसी एग्जाम में कि आर मैग्नॉटन में चीफ जो जस्टिस थे वो कौन थे, ये जजमेंट किसने दिया था, तो ये दिया था लॉर्ड टिंडल। लॉर्ड टिंडल ने दिया था ये जजमेंट लॉर्ड टिंडल के द्वारा दिया गया था, बहुत लैंडमार्क जजमेंट था। तो एक तो ये केस लॉ 84 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर की अगर बॉडी पढ़ी जाए सेक्शन की तो वह पढ़ लेते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। तो ये कह रहा है कुछ भी अगर किसी व्यक्ति ने क्या ऑफेंस नहीं माना जाएगा जिस टाइम वो कर रहा है। अगर आप मेंस पर्पस से कभी इसे पढ़ोगे तो बहुत कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है ये, कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, नॉट बिफोर नॉर आफ्टर, ना पहले ना बाद में, जब वो कर रहा है उस टाइम ये देखा जाएगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। वो जो कर रहा है उस एक्ट का उसको नेचर नहीं पता है। या तो ये बात हो, और या फिर दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या फिर ये बात हो कि जो वो कर रहा है उसे यही नहीं पता कि वो रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज होती है तो फिर वो उसका किया हुआ जो भी ऑफेंस होगा वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसे एक्सेप्शन मिल जाएगा, उसे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और ये 84 बना जो वो मैग्नॉटन केस में जजमेंट दिया लॉर्ड टिंडल ने, उनके जजमेंट के बेस पे ही बना था। इसलिए ये केस लॉ 84 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 84 में इसके अलावा कभी कुछ नहीं पूछता। ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड सेक्शन किसमें 84 में, उसमें एंड नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज प्रूव करनी है कि या तो उसे नेचर नहीं पता अपने एक्ट का, और या फिर जो वो कर रहा है उसे नहीं पता कि वो रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। इन दोनों से कोई भी अगर एक चीज है तो फिर वो उसे एक्सेप्शन का फायदा मिलेगा। ये हमें याद रखना है। पीटी के लिए इतना बहुत है 84 में। 85 बिल्कुल 84 जैसा ही है,
थोड़ा सा अलग है। 85 में भी कभी कभी जो पूछता है वो, मैं आपको एक बार इसे रीड करके फिर बताता हूँ क्या पूछता है वो इससे। कि वो पूछता, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। देखिए अभी तक वही एट द टाइम की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही। 85 में बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वहां पर था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। 85 में आ गया इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन की वजह से इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द टू द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। तो सब कुछ वही है, वहां पे जो काम कर रहा था वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कर रहा था, यहां पर जो काम कर रहा है वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से कर रहा है। बाकी सब कुछ सेक्शन में सेम है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मगर प्रोवाइडेड, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ा दी है इसमें, और वो क्या बढ़ा दिया, प्रोवाइडेड दैट the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में गया है और उसने कोई ऐसा किया जिससे उसको नेचर का पता नहीं लगा या कॉन्ट्रेरी टू लॉ ये पता नहीं था, तो फिर हम उसको एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा उसको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो इंटॉक्सिकेशन उसको हुआ है वो उसको विदाउट नॉलेज हुआ हो, या तो किसी ने कुछ मिला के पिला दिया पता ही नहीं लगा उसे, या फिर अगेंस्ट हिज विल हो, मतलब जबरदस्ती किसी ने पिला दिया, वॉलेंट्री नहीं करना है, तो 85 का उसको एक्सेप्शन का फायदा मिलेगा। तो इसमें 85 में जो पीटी से क्वेश्चन बनाता है ज्यादातर इस प्रोवाइजो को पकड़ लेता है, और यहीं से प्रोवाइजो से ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है कि इंटॉक्सिकेशन व रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन जो है उसमें कैसा होना चाहिए इंटॉक्सिकेशन। तो हमें हमेशा रखना कि न तो या तो हमारी मर्जी के बिना हो, विदाउट हिज नॉलेज हो, या फिर हमारे अगेंस्ट हिज विल हो। इन केसेस में उसको मिल जाता है। 86 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 87, 88, 89 और 92, ये 3-4 जो सेक्शन है ये सब लगभग एक जैसे हैं, और इन सब की जो इसमें मतलब एक्सेप्शन है 87, 88, 89, 92, ये चारों लगभग सब कंसेंट से रिलेटेड है। किसी में कोई कंसेंट दे रहा है, किसी में नहीं दे रहा है, तो हमें ये थोड़ा इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर निकालते हैं कि आखिर इसमें सेम क्या है और अलग क्या है। 87, 88, 89 इन सब में क्या क्या अलग है एक बार देख लेते हैं। कई बार क्या होता है पीटी में जब क्वेश्चन आता है और बच्चों को हमेशा ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कंसेंट दे रहा है और किसमें कंसेंट विदाउट कंसेंट काम हो रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है कि किस एक्सेप्शन में विद कंसेंट जा रहा है, किस एक्सेप्शन में विदाउट कंसेंट जा रहा है। तो जब भी 87, 88, 89, 92 आप पढ़ रहे हो तो एक तो तरीका ये कि ना कभी अलग अलग मत करो, इन चारों को हमेशा एक सेक्शन समझो, मतलब एक बंच समझो कि हमें जब भी पढ़ना है इनको चारों को साथ पढ़ना है। और जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ 87, 88, 89, 92, इस तरीके से लिख लोगे तो आप तो कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए ये 87, 88, 89 जाता है आपका विद कंसेंट, तीनों ही जो है वो जाते हैं विद कंसेंट। अकेला लास्ट में जो 92 बचता है ये आता है आपका विदाउट कंसेंट। तो 87, 88, 89 विद कंसेंट की बात कर रहे हैं, 92 अकेला ऐसा सेक्शन है जो विदाउट कंसेंट की बात कर रहा है। अब 87 में एक बार पढ़ लेते हैं कि अगर क्या बात कर रहा है, कह रहा नथिंग
which is not intended to cause death or grievous hurt। मतलब कि पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई जो कार्य कर रहे हो उसमें आपकी इंटेंशन डेथ और ग्रीवियस हर्ट की नहीं है। एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, उसको पता भी नहीं है, एक तो उसकी इंटेंशन नहीं है और सेकेंडली किसको नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, वो ऑफेंस नहीं होगा तो अगर कोई हार्म कर देता है तो, और बी इंटेंटेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल से ज्यादा का उसमें होना चाहिए। हु हैज गिवन कंसेंट, अब देखो यहां पर क्या, हु हैज गिवन कंसेंट, तो मैंने पहले 87, 88, 89 में आपको बता दिया कि विद कंसेंट की हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम चलेंगे जो हम विद कंसेंट की बात करेंगे। whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer or be likely to cause to any person who has consented to take the risk or of that harm। तो अगर उसने अपनी एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट दे दिया कि ठीक है जी आई एम रेडी, इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूं, चलो जी ये करते हैं, और उसमें आपकी इंटेंशन भी नहीं थी, आपको नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और उसमें कुछ अगर हो जाता है तो फिर उसे माना जाएगा कोई आपने ऑफेंस कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो इसका 87 से अगर क्वेश्चन वैसे तो कभी बनाता है तो ज्यादातर 99% जो बनाता है उसके एग्जाम्पल से बनाता है। यू के यू एग्जाम्पल लिख देगा और आपसे पूछेगा उसने ऑफेंस किया नहीं किया। जनरल एक्सेप्शन में ज्यादातर ऐसे करता है पीटी में, तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, खेलने के लिए फेंस कर रहे हैं। और फेंस का मतलब क्या होता है, इसमें तो हिंदी में तो पट्टेबाजी लिखा है मगर फेंसिंग होता है ऐसे तलवारबाजी, आप समझिए इस तरीके से। दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commit no offense। तो यह है कि उसमें ये implied consent है कि भैया अगर मेरे थोड़ी बहुत कहीं लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूं। अगर वो 18 साल से ऊपर है और उसकी अगर सामने वाले की कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज नहीं है तो फिर वो इसके लिए लायबल नहीं होगा। तो हमेशा 87 से जो क्वेश्चन बनाता है वो हमेशा फेंसिंग के इस एग्जांपल से बनाता है। आप अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको फेंसिंग का वर्ड भी अगर 87 से कोरिलेट करके आपने याद कर रखा है ना, कुछ भी अगर आपको याद नहीं है पीटी पर्पस से मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 87 के साथ अपने अगर यहाँ पे ये वर्ड भी याद है फेंस, तो भी आप सही आंसर कर आओगे। पीटी इतनी छोटी चीज है, एक वर्ड भी पता है तो आप एक नंबर लेकर आ रहे हो, और वही एक वर्ड नहीं पता है तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको वो एक वर्ड पढ़ना है कि आखिर पूछ क्या रहा है, कहां से पूछता है। ये पूछता है 87 में एग्जाम्पल से, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो हमने देख लिया कि 87, 88, 89 तीनों में विद कंसेंट तो जाहिर है ये वर्ड तो हमारे लिए कांस्टेंट जाएगा कि विद कंसेंट तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद कंसेंट। और 87 का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। इसमें 88 देख लेते हैं। 88 कह रहा है कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, 88 में ये कह रहा है कि अगर किसी की इंटेंशन नहीं है डेथ करने की, इंटेंशन से नहीं किया गया कि इसकी डेथ करनी है, वो ऑफेंस नहीं होगा सिर्फ इस वजह से कि उससे उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। जस्ट अ मिनट, एक बार और पढ़ते हैं इसको। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, जो भी उसने हार्म किया है, विच इट में कॉज,
or be intended by the doer to cause or be known by the doer to likely to cause। तो इसमें कह रहा है कि उसकी इंटेंशन अगर डेथ करने की नहीं है, मगर जो भी हार्म उसको, चाहे उसकी उस हार्म की उसको इंटेंशन थी या उसको नॉलेज थी कि हो सकता है, मगर जिसके लिए कर रहा है उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है और उसने कंसेंट दिया। तो कंसेंट यहां पर भी वो ले रहा है, 88 में भी कंसेंट दे रहा है, मिल रही है उसको। 87 में भी कंसेंट मिल रही थी, 88 में भी कंसेंट मिल रही है, ठीक है ना। यहां पर क्या कर रहा है कि उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। 87 88 में क्या डिफरेंस आ गया, 87 में उसका कोई बेनिफिट नहीं था, दोनों वो 18 साल से ऊपर था और उसकी कंसेंट थी कि मैं इस हार्म को सफर करूंगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं था उसका। 88 में ये है कि उसका बेनिफिट है और जो कर रहा है, जिसने ऑफेंस किया है उसने उसे गुड फेथ के लिए किया है। तो फिर क्या होगा कि मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल को देख लें तो बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी हम सबको कि ए सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड। उसे पता है कि इससे क्या होगा, अगर मैंने ये ऑपरेशन किया तो जेड की डेथ होने की संभावना है। हु सफर्स अंडर अ पेनफुल कंप्लेंट, मगर उसे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्दनाक उसे कोई बीमारी है, कुछ है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, मगर वो जेड की डेथ करना नहीं चाहता, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट, और वो चाहता है कि ये ऑपरेशन कर दो तो ठीक हो जाए। परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड, और वो उसका ऑपरेशन करता है विद जेड कंसेंट, और जेड की कंसेंट से करता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, अगर इसमें उसकी डेथ भी हो जाती है जेड की तब भी उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो 87 88 में जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि यहाँ पर उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, और आगे आप देखोगे तो 88 89 92 सब में बेनिफिट के लिए ही काम करेगा वो, और किसी के लिए नहीं करेगा। तो इसका भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने 87 में देख लिया कि हम उसकी कंसेंट से तो कर रहे थे बट हम उसके बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे थे। 88 से शुरू हो जाता है कि 88 में बेनिफिट भी है उसका, हम उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में काम कर रहे हैं। अब ऐसा ही सेम सेक्शन 89 में बिल्कुल लगभग वैसा ही है ना। एक बार इसे भी देख लेते, फिर 88 89 में डिफरेंस समझ में आ जाएगा प्रॉपर। 89 कहता है नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। अब यहां पे इन्होंने एक लगा दिया कि 12 साल से कम। 89 में जो वो लगा रहा है वो लगा रहा है 12 साल से कम, अंडर 12 ईयर, ठीक है ना। और ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट, तो यहां पर भी कंसेंट है, इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन, या तो गार्जियन की कंसेंट से, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। तो इसमें यह बता रहा है कि अगर 12 साल से अगर कोई कम है या कोई अनसाउंड पर्सन है तो उसके बेनिफिट के लिए उसके लिए कुछ अगर किया गया है गुड फेथ में, जो वर्ड में यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि देखो 88 में भी बेनिफिट था, 89 में भी बेनिफिट है, 88 में भी गुड फेथ था, 89 में भी गुड फेथ है, मगर 88 में जो था वहां पर कहीं भी एज का कहीं मेंशन नहीं था, 89 में एज मेंशन करी है। तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर 89 है और कंसेंट की जब भी बात आएगी हम 90 पढ़ेंगे तो थोड़ा 12 साल का कॉन्सेप्ट होता है, तो 12 ईयर अंडर में हमने यहाँ पर 89 में गार्जियन की कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी गार्जियन ने कंसेंट से कुछ भी किया तो वो फिर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो 87 में भी विद कंसेंट कर रहा था, 88 में विद कंसेंट कर रहा है, 89 में विद कंसेंट कर रहा है। फर्क तीनों में ये है कि 87 में बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहा, 88 89 दोनों में बेनिफिट के लिए काम कर रहा है वो, और 88 89 में फर्क है कि 89 में अंडर 12 ईयर है तो गार्जियन की कंसेंट ले रहा है, 88 में एज का कोई भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कितनी एज का क्या वो रहेगा। तो हम मान के चलते कि 89 के हिसाब से अगर हम 88 को साथ पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि अब 12 ईयर जो रहेगा वो 88 में फॉल करेगा, तो खुद की कंसेंट दे देगा। इसके जो 4 प्रोवाइजो दिए हुए हैं, ये प्रोवाइजो वैसे तो कभी पूछता नहीं है, पर एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि जो इसके आज तक तो कहीं पूछे नहीं, और मेरे हिसाब से पीटी पर्पज से इसके प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जब भी पूछता है, 89 से भी क्वेश्चन बनाता है तो यही बनाता है कि अनसाउंड माइंड है, अंडर 12 ईयर एज है, तो उसके बेनिफिट के लिए जो काम होगा वो कहाँ प्रोविजन है, वो 89 में जी विद कंसेंट।
ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। 90 में इसने बताया कि कंसेंट आखिर होगी क्या, कंसेंट फ्री कंसेंट क्या होगी ये बताने की कोशिश करी है। तो डेफिनेशन इसने दी है, यहां से क्वेश्चन कभी बनाता नहीं है वैसे, मगर मोटा मोटा इसमें दो चार क्वेश्चन, दो चार वर्ड अगर आप पकड़ना चाहो तो जैसे फियर ऑफ इंजरी में अगर किसी ने दिए तो कंसेंट नहीं होगी, हमें पता है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिए कंसेंट नहीं होगी, हमें पता है। किसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के उसने उसमें दिए तो भी नहीं होगी। इंटॉक्सिकेशन में कंसेंट दिया तब भी वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये तो बेसिक सी चीजें। और लास्ट के इसने एक उसमें लिया चाइल्ड, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ एज। तो अगर यहां पर इसने बोला कि 12 साल से कम के बच्चे की कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा, इसीलिए हम 88 89 में मान के चल रहे हैं कि 89 में क्योंकि अंडर 12 ईयर एज लिखा हुआ है, मेंशन किया है, तो 88 अबव 12 ईयर की बात करता है, ये हम यहां से इन्फर कर पा रहे हैं। तो वहीं पर 88 पे वहीं पे मोर देन 12 ईयर लिख लीजिएगा। कभी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मोर देन 12 ईयर में कंसेंट अगर दे रहा है तो किस सेक्शन में फॉल करेगा, तो आपको डिफरेंस अगर पता है कि 88 में फॉल करेगा, क्योंकि कंसेंट तो 89 में अंडर 12 ईयर की जाती है। बस समझ रहे आप मेरी बात को। और इसमें कुछ भी नहीं है, 88 89 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि 89 में क्या है कि अंडर 12 ईयर में कंसेंट फिर गार्जियन देते हैं, 88 में उसी के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में काम कर रहे हो आप, और वो अबव 12 ईयर में काम कर रहे हो आप। ठीक है ना, ये है इसमें, और कुछ नहीं है। और इसके साथ ही हम एक बार 92 अगर पढ़ लें, 91 क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, 92 भी अगर इसके साथ ही हम पढ़ लें, जिसमें सॉरी 92 अगर हम पढ़ लें कि इकलौता सा सेक्शन है इन चारों में 87 88 89 92 जिसमें विदाउट कंसेंट करा जा रहा है, और इसलिए 92 को कई बार पूछ लेता है क्योंकि एक ही सेक्शन है इसमें विदाउट कंसेंट आप कुछ कर रहे हो। एक एग्जांपल उठा के रख देगा, और 92 में तो एग्जांपल दिए इनमें से यू के यू एग्जांपल उठा के रख देता है, पूछता है कि इसने ऑफेंस किया है नहीं करा, तो आपको बताना है। 92 में देखो वहां भी बेनिफिट के लिए काम करेगा, वहां भी गुड फेथ में काम करेगा, मगर कंसेंट नहीं मिल पाएगी उसे। तो कह रहा है, देखिए एक बार रीड करते हैं मुझे। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, मगर इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, तो उसके बिना कंसेंट के भी काम कर रहा है। इफ अगर ऐसा हो कि वो कंसेंट देने के लिए केपेबल ना हो, और या फिर उसके गार्जियन नहीं है, अदर पर्सन जिसके लॉफुल चार्ज में है, वो उससे आप कंसेंट ले नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं है इतना, तो कंसेंट लेंगे तो लेट हो जाएगा, उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा, नुकसान हो जाएगा उसका, तो फिर आपको उसको विदाउट कंसेंट भी कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 92 में यही है कि बेनिफिट होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। 88 89 92 में फर्क क्या है, कंसेंट और नॉन कंसेंट का ही तो है, बाकी तो सब कुछ सेम है, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का फर्क है। 88 में अबव 12 ईयर के लिए कर रहे हैं, 89 में बिलो 12 ईयर के लिए कर रहे हैं, 92 में कोई एज का मेंशन ही नहीं करा है, किसी के लिए भी कर रहे हैं, बस इतना होना चाहिए कि भैया वो कैपेबल नहीं है या हम पे कोई गार्जियन नहीं है, हम नहीं कर सकते जी। मेरी बात समझ रहे हो आप, इतना ही है। जस्ट अ मिनट।
ठीक है जी। तो 89, 88, 87, 92 एक बार और रिपीट करता हूं, पीटी पर्पज से बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप 87, 88, 89, 92 ऐसे लिख लो एक जगह, और वहां पर लिख लो 87, 88, 89 तो विद कंसेंट है, 92 अकेला बचता है विदाउट कंसेंट। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि एक ही सेक्शन में विदाउट कंसेंट है, लास्ट वाला सेक्शन है, बात खत्म। तो उसे तो अपने हमने अलग कर दिया। जो सबसे पहले है उसमें तो कंसेंट हम दे रहे हैं, पर उसमें बेनिफिट जैसा कुछ नहीं है। पहले वाले में कोई बेनिफिट नहीं है, लास्ट के तीनों में बेनिफिट है। बेनिफिट होना चाहिए 88, 89, 92 में। 88 में अब हम 12 ईयर में चले जाएंगे, 89 में बिलो 12 ईयर में चले जाएंगे, 92 में एज का कोई नहीं है, और 92 से वो क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता ज्यादातर एग्जाम्पल से, और उनका ये जो एग्जाम्पल बी और सी है, दीज आर फेवरेट, उनके फेवरेट है। यहां से वो ये दो से एक तो पूछ ही देते ज्यादातर। तो एक बार देख लेते हैं। जेड इज कैरीड ऑफ बाय टाइगर, टाइगर उठा के ले जा रहा है जेड को। ए ने गोली चलाई टाइगर पे, उसे पता है कि मैं गोली चलाऊंगा तो हो सकता है जेड को भी लग जाए, जेड मर जाए, बट उसकी इंटेंशन तो नहीं है ना उसे मारने की, और उसके गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है। अब उसने गोली चलाई और वो लग गई एक्चुअल में जेड को, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है ना। और ऐसे ही इसका जो एग्जांपल सी है कि एक सर्जन है, उसने देखा एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, टाइम है नहीं कि बच्चे की गार्जियन की किसी की वो ली जाए, कंसेंट ली जाए, कंसेंट लेने में टाइम वेस्ट किया, अभी मर जाएगा। तो उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में उसने क्या किया, उसका ऑपरेशन कर दिया, और मान लो उसे कुछ हो जाता है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये दो एग्जाम्पल वो फेवरेट है उसके, बहुत पूछता है यहाँ से, यू के यू पूछ देगा आपसे। और इसका एक डी एग्जाम्पल है, ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर विद जेड अ चाइल्ड, पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट लेके खड़े हैं वो बच्चे को लेके, एक आग वाग लगी हुई है, उसने बच्चा ऊपर से फेंक दिया कि भाई बच्चा बच जाए, उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में कर रहा है। तो अगर मान लो बच्चा नीचे गिर जाता है, कुछ लग जाती है, तब भी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा इसका 92 का, और उसे कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके एक एक्सप्लेनेशन है, कभी पूछता तो नहीं है, फिर भी नजर डालना इस पर बहुत जरूरी है। एक नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 88, 89, 92। तो जो पूरे तीनों सेक्शंस में बेनिफिट 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 कर रहे हैं हम लोग, उन तीनों में एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी है कि पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सिर्फ किसी का 2, 4, 5, 10 हजार पैसे का अगर बेनिफिट हो रहा है, पिक्यूनरी मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो जिस भी चीज सिर्फ पैसे का किसी का अगर फायदा हो रहा है, उसे बेनिफिट में नहीं माना जाएगा। बेनिफिट में होना चाहिए कि उसकी जान पे बनाई है, ये सब चीज आएंगी उसमें, पैसा नहीं आएगा। क्लियर है? 87, 88, 89, 92 इन चारों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आपने चार्ट बना लिया और 2 बार देख लिया, आप कभी भी कंफ्यूजन से ज्यादातर एक क्वेश्चन बनाता है वो एग्जामिनर, किसी न किसी से कहीं से एग्जांपल उठा लेगा या किसी का इंग्रेडिएंट में पूछ लेगा कि 87 में बेनिफिट है कि नहीं है। नहीं है, 87 में कोई बेनिफिट नहीं है, वहां से फेंसिंग वाला एग्जांपल ज्यादा उठा लेता है। तो आपको अगर पता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन इस सेक्शंस में बनते हैं, तो एग्जामिनर कहां से बनाएगा, वहीं से तो बनाएगा, उसके पास ही वही कंटेंट है बनाने के लिए, वही बेरेक्ट है, हमारे पास ही वही बेरेक्ट है, ठीक है ना, कर लेंगे हम। अब आते हैं हम 93 पे। 93 तो यू के यू मतलब इसका, चाहे आप इसका एक बार आप इलस्ट्रेशन पढ़ लें या इसका मेन बॉडी पढ़ लें सेक्शन की, यू के यू मेन बॉडी रख देता है, पूछ लेता है कि ये कहां पर है, ज्यादातर से पूछता है कि किस सेक्शन में दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ है किस सेक्शन में दिया हुआ है, 93 में दिया हुआ है। हमने 80 से लेके 76 से लेके जनरल एक्सेप्शन पढ़ लिए, तो एक बार जब इसे खत्म कर लेंगे, अभी फिंगर टिप्स पे याद करेंगे, फिंगर टिप्स पे किस सेक्शन में क्या है। 93 में क्या है, कम्युनिकेशन है जी, किसमें, गुड फेथ में है, और वही बात दूसरे के बेनिफिट के लिए। हमने 88 से पढ़ना शुरू किया, उससे बेनिफिट खत्म नहीं हो रहा। 88, 89, 92, 93 सब में बेनिफिट है। आपने कम्युनिकेट किया, अब उसे नुकसान हो जाए तो हो जाए, हमने तो गलत नहीं किया जी, उसके बेनिफिट के लिए किया था, गुड फेथ में किया था। और इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा था, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। अब उसने तो गुड फेथ में किया था, किसे बता दू 2 महीने भैया आपको कैंसर है, आप मर जाओगे, वो तुरंत ही मर गया सुनते ही कि ये क्या कह दिया डॉक्टर साहब आपने। अब उन पर केस लग गया कि आपने बताओ इन्हें इतनी खतरनाक न्यूज दे दी 1 मिनट के अंदर, भाई साहब तो चल बसे।
तो भाई साहब चल नहीं बसे भैया, उन्हें एक्सक्यूज मिल जाएगा, डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब बच जाएंगे, 93 का एक्सेप्शन का फायदा मिल जाएगा उन्हें। बहुत आसान है। 93 क्या है? कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, सिंपल, खत्म। 94 जो है ये थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें पूछता है। ये बड़ा पढ़ने में आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा बड़ा टेक्निकल है, बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ज्यादातर क्या करेगा, कई बार एग्जाम्पल बनाता है, इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बना देता है कई बार, और उस पर पूछता है। उस प्रॉब्लम को मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम क्या करें कि 94 को एक बार रीड कर लेते हैं, इसके क्या क्या इसके मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेन जो इसके कीवर्ड्स हैं उसे एक बार देख लेते हैं, जिस पर हमें ध्यान रखना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो पहले दो वर्ड है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। मतलब दो चीजें तो इसने 94 के परव्यू से बाहर ही निकाल दी कि अगर मर्डर का केस है या फिर ऑफेंस अगर स्टेट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हुआ है जो कि पनिशेबल विद डेथ है, ऐसे केसेस है उन्हें तो आप 94 से बाहर रख दीजिए। ऐसे केसेस पर 94 एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो ये कई बार पूछ देता है कि 94 में से पूछ देगा उसका डिफेंस आपको किस में नहीं मिलेगा। तो हमें पता है कि दो चीजों में नहीं मिलेगा, बहुत ग्रेव है। कौन से? एक तो आप मर्डर में, और दूसरा अगर स्टेट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ है जो कि पनिशेबल विद डेथ है, तो आपको इसका ऑफेंस का फायदा नहीं मिलेगा। इसको 94 का सेक्शन का आपको एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। दो चीजें हमने निकाल दी। इसके बाद अब शुरुआत होती है इसकी, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे जो व्यक्ति कर रहा है उसे कंपेल किया गया हो, उसे फोर्सफुली कुछ करवाया गया हो, टू डू इट बाय थ्रेट्स, धमकी वगैरह देके, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट instant death to that person will otherwise be consequence। तो उसे ही एप्रीहेंशन हो जाए, उसे ही धमकी दी जाए कि अगर तुमने बेटा ये काम नहीं करा तो अभी के अभी इंस्टेंट डेथ है, यही मार दिया जाएगा, अभी मार देगा। ये नहीं कि आएंगे हम 1 महीने बाद आके तुम्हें गोली मार देंगे अगर आज तुमने हमारा ये काम नहीं करा। नहीं नहीं नहीं, इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन होना बहुत जरूरी है, उसका भय होना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर आपसे कोई काम कराया गया कंपेल करके, धमकी देके कि आपको जान से मार देंगे, मगर अगर जान से मारने की धमकी देके भी किसी का मर्डर करवा दिया, तो कोई ऐसा ऑफेंस करा दिया स्टेट के अगेंस्ट में जिस जो कि पनिशेबल विद डेथ है, तो फिर उस पर ही 94 एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको उस एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें दो चीजें तो निकाली देनी है, मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, इन्हें निकाल दो। बाकी कुछ भी अगर हमसे जबरदस्ती करवाया गया जान से मारने की धमकी देकर, तो फिर भैया वो ऑफेंस नहीं होगा। मगर इसमें अब आगे इन्होंने एक चीज और जोड़ दी है, प्रोवाइजो जोड़ दिया, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्ट्रेन। मतलब ये कह रहा है कि उसने ओन अकॉर्ड मतलब अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कोई कोई होते ना, अरे भाई साहब क्या बात कर दी, ये काम तो मैं सबसे बढ़िया करता हूँ, समझ रहे आप, मुझसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। तो अपनी स्वेच्छा से ही आपने अगर मान लो उसे करने में मतलब क्या आपने बता दिया कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो फिर एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। अपनी इच्छा से होना चाहिए। और रीजनेबल, अगर आपको इंस्टेंट डेथ से जरा सी भी कम रीजनेबल एप्रीहेंशन थी डेथ की, तब भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर किसी ने 2 थप्पड़ मारे और उससे बोला कि चल ये काम कर, तो तुम जाके कर दे, अरे भाई साहब ने तो मुझे बहुत तेज थे, बोले थे तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ देने की अगर धमकी किसी ने दी है, टांग तोड़ने की धमकी किसी ने दी है, तो फिर आप ये मत समझिएगा कि वो इंस्टेंट डेथ का आपको अगर एप्रीहेंशन नहीं है तो फिर 94 का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। 94 का एक्सेप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपको इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन होगा कि मैंने अगर ये काम नहीं किया, ये ऑफेंस नहीं करा, तो फिर ये मुझे अभी के अभी मार देंगे। और उसमें भी किसी और का मर्डर नहीं करना है, अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस नहीं करना है, उसमें भी इतना भी ध्यान रखना है। 94 बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसको नैरो बनाने की कोशिश करी है, जहां जहां जितना कर सकते थे उतना छोटा करा है। कहीं भी
कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाया इसको, सब कुछ इंक्लूड नहीं करा इसमें, उन्होंने काफी चीजें निकाल दी। इसका एक एक्सप्लेनेशन है, इसे भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसके एक एक्सप्लेनेशन 2 से तो क्वेश्चन भी बनता है कि पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन्स अ गैंग ऑफ डकैट्स knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law। तो क्या हुआ, सिर्फ पिटने के डर से या अपनी मर्जी से उसने ज्वाइन कर लिया, तो फिर उसको क्या होगा, डकैत वहां जाके मतलब कि मान लीजिए कोई उसकी हेल्प कर रहा है, कुछ कर रहा है, अब बाद में बोले अरे तो डकैत मुझे पकड़ कर ले गए थे, इन्होंने मेरे को ऐसे करा, मुझे तो 94 का एक्सेप्शन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया किसी ने आपको कहा था, आप अपने आप ही नेता बन रहे थे वहां पर जाकर, क्यों बताया? कह रहे मुझसे तो ताले तोड़ने में तो भाई साहब एकदम मुझसे एक्सपर्ट आदमी कोई नहीं है। अब आपने ये बात बता दी कि ताले तोड़ने में मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। डकैत वही बैठे थे, चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा ताले तोड़ लेते हो क्या? हाँ बहुत बढ़िया ताले तोड़ते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा ताले तो पूरे गाँव में कोई नहीं तोड़ सकता। कि अच्छा कि चलो, तो ले गए। अब बोला कि ताले तोड़ नहीं तो मारेंगे बहुत। तुमने कहा ये कहाँ फंस गया, तुमने ताले तोड़े, कल तुम जाके बोलो कोर्ट में। कह रहे वो तो ऐसे ऐसे बात थी। कोर्ट कहेगा आपसे किसी ने कहा था, आप अपनी स्वेच्छा से सहमति से क्यों गए? इंस्टेंट डेथ का एप्लीकेशन कहाँ गया? वो तो है ही नहीं, आपके केस में 94 एप्लीकेबल नहीं होगा। और 2 क्या कह रहा है, अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। अब क्या है कि किसी एक आदमी को पकड़ लिया और जान से मारने की एकदम इंस्टेंट के अभी जान से मार देंगे, अरे ये काम नहीं करा तो एक ऐसा काम करने के लिए जो कि ऑफेंस बाय लॉ है। और इसमें एग्जांपल जो दिया, यही एग्जांपल पूछता कई बार। फॉर एग्जांपल, अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डकैट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। अब मान लीजिए किसी डकैतों को पता है कि भैया ये फलाने सिंह जो है ये ताले वाले तोड़ ताड़ लेते हैं, तो लूटने के लिए हमें तो जरूरत है, हम तो खोल नहीं पाएंगे ताले। तो उन्होंने गए और उन्होंने बोला कि उठा के ले गए कि अगर ये ताला नहीं तोड़ा तो अभी गोली मारता हूँ। अब भैया अभी गोली मारता हूँ का डर, इंस्टेंट डेथ का डर है, फोर्स कर रहा है, आपने अपनी अकॉर्ड से गए नहीं, आपको जान से मरने का बिल्कुल डर है हैंड टू हैंड, तो आपने तुरंत वो ताला खोल दिया, वो गए डकैती करके भाग गए, चलो आप पकड़े गए, तो आप फिर 94 के एक्सेप्शन को, बेनिफिट को क्लेम कर सकते हो। तो ज्यादातर क्या है कि इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। एक तो जो एग्जांपल है स्मिथ वाला, ये कई बार पूछता है, और उसमें बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंस्टेंट डेथ, तुरंत मरने का भय होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप? और इंस्टेंट डेथ, देखो एक चीज और आप ये ध्यान रखना, अगर आप ऊपर से पढ़ोगे आप इसमें, at the time of doing it reasonably caused the apprehension that instant death to that person will otherwise be consequence। इसमें जो इंस्टेंट डेथ की बात हो रही है, टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति को हो रही है जिससे कि कंपेल किया जा रहा है। सपोज करो कि इंस्टेंट डेथ का जो एप्रीहेंशन है वो उसके किसी ऐसे व्यक्ति का है, उसके बच्चे का है, उसकी वाइफ का है, उसके माँ बाप का है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, खुद के नहीं है, तो फिर वो 94 का एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। खुद के डेथ का होना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा माइन्यूट चीज है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को दोबारा एक बार और पढ़ लो आप। कह रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो कर रहा है, रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस। टू दैट पर्सन यानी लिखा कि टू एनी पर्सन whom he has interest या whom he is interested, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसकी वाइफ को बोले कि इसे मार देंगे, तो फिर 94 का नहीं मिलेगा। हार्श है, अजीब भी लग रहा होगा कि अच्छा खुद के तो गोली मारने की बारी है तो 94 का एक्सेप्शन ले रहे हो, और वाइफ को या बच्चों को गोली मारने की अगर किसी ने कोई धमकी दी है तो फिर आप 94 का एक्सेप्शन दोगे। हार्ड बट इट इज द लॉ। तो 94 का लॉ हमारे हिसाब से नहीं, लॉ के हिसाब से ही है, और लॉ जो कहता है हमें उसी के हिसाब से पीटी के लिए करना, ठीक है ना? तो स्मिथ वाला इंस्टेंट डेथ आप पकड़ के रखना 94 में, ठीक है? कंपेल कर रहा है ये पकड़ के रखना।
इसके बाहर से कभी कुछ बनाता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 95 हम पढ़ लेते हैं। 95 कभी भी नहीं पूछता है ऐसे। 95 से ज्यादातर एक मैक्सिम पूछता है, और 95 से जो मैक्सिम पूछता है मैं यहाँ लिख देता हूं। 95 से एक मैक्सिम पूछता है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। यू के यू ये पूछेगा डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स यही लिख देगा और पूछेगा स्लाइट हार्म की बात हो रही है ये कुछ हो। नहीं नहीं नहीं, ये 95 पर नहीं है, ये 96 पर है, इसे अभी रहने देते हैं। 95 का स्लाइट हार्म पर ये क्वेश्चन है, और 95 में कुछ नहीं पूछा, ये पूछता है कि अगर कोई स्लाइट हार्म हुआ है तो कोई ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। और 95 में और कुछ कभी नहीं पूछेगा, वो यही पूछता है 95 का स्लाइट हार्म पे। स्लाइट हार्म में तो कोई ऑफेंस नहीं बनता उसमें। जस्ट अ मिनट। जो मैंने मैक्सिम लिखी 95 पे, वो मैक्सिम 95 पे ही थी। मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब होता है लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफिल्स। छोटी मोटी चीजों का लॉ नोटिस नहीं करता। किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, आप पहुंच गए, अरे इसने तो हमें मारा है, तो लॉ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो उसे 95 का एक्सेप्शन का फायदा मिल जाता है। ये मैगजीन ज्यादातर कभी कभी लिख के पूछ देता है किससे रिलेटेड है, किस सेक्शन में है, ठीक है ना, या इसका कभी मीन्स भी पूछ ले अगर। तो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का मीन्स होता है लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफिल्स। स्लाइट हार्म जो होते हैं उनका लॉ नोटिस नहीं लेता, और इसके अंदर से कभी कुछ नहीं पूछता। ये तो हो गया 76 लेके 95 तक। अब एक बार अगर 76 से 95 तक फिंगरप्रिंट पे अगर पढ़ लें, क्योंकि यहां तक जो हमने कर लिया, और या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग 99, एक काम करते हैं प्राइवेट डिफेंस को पूरा खत्म ही कर देते हैं। यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन पूरे खत्म हो जाएंगे, एक बार फिर 1 से लेके 106 तक रिवाइज कर लेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। फिंगर टिप्स में पूरा किस सेक्शन में क्या है, 2 बार अगर 3 बार हमने कर लिया तो उसके बाद हम कभी नहीं भूलेंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो एक बार प्राइवेट डिफेंस भी कर लेते हैं। प्राइवेट डिफेंस में जहां से क्वेश्चन बनाता है, जैसे 96 है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, 96 से कभी नहीं पूछता, ये चीज नहीं पूछता कि किस सेक्शन में, नहीं पूछता। 97 है जैसे कि एवरी पर्सन हैज अ राइट, तो उसे राइट किस किस चीज का है, यहां से भी कभी पीटी में क्वेश्चन नहीं पूछता। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि उसको अपनी बॉडी का है, दूसरे की बॉडी का है, ये 2 वर्ड वैसे आप हमेशा याद रखिएगा। कभी अगर पूछ दे कि उसे जो राइट है वो सिर्फ अपनी बॉडी का नहीं है, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन का भी है 97 में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बता सकता हूं, और उसके लिए किसी की जान ले भी सकता हूं। 97 में बॉडी अपनी भी है, दूसरे की भी, ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो भी अपनी भी है, किसी और की भी हो सकती है। और प्रॉपर्टी में भी कैसे कैसे ऑफेंसेस हैं उनकी क्लासेस वगैरह दी हुई है, तो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास वगैरह से, ये 4 तरीके के जिसमें आप बता सकते हो। 97 से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। क्वेश्चन वो हमेशा जो बनाता है एक्चुअल में 98 से बनाएगा, 99 से बनाएगा, 100 से बनाएगा, यहां से बनाता है वो। तो वो देख लेते हैं क्वेश्चन अगर कहां से बनाता है। 96 97 से कभी क्वेश्चन बनाता नहीं है, 98 से क्वेश्चन बनाता है। और 98 का क्या करेगा, इसका ना हमेशा एग्जाम्पल उठा के रख देगा, और एग्जाम्पल से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि इसमें से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक बार हम सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल पूछ क्या रहा है ना। तो सेक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 98 कह रहा है
when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense. वैसे तो वो सर्टेन ऑफेंस होना था मगर वो ऑफेंस नहीं है, बाय रीजन ऑफ द यूथ, द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट, और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। कह रहा है मतलब कि ओवरऑल ये बात कहना चाह रहा है कि वैसे तो वो ऑफेंस होता मगर वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि उससे किसी चीज का, जैसे चाहे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, इंटॉक्सिकेशन में हो, या वांट ऑफ मैच्योरिटी है, यूथ है मतलब कि 7 साल से छोटा है, 12 साल से छोटा है, वैसे कारणों की वजह से वो ऑफेंस नहीं हो पा रहा है। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। तो ओवरऑल कहना ये जा रहा है कि सपोज करो कि 7 साल का बच्चा अगर मुझ पर गोली चला रहा है और अगर वो मुझे मार देता है तो वो ऑफेंस वैसे तो होता, मगर क्योंकि वो बच्चा 7 साल का तो वो तो ऑफेंस होगा नहीं, उसे तो 82 का फायदा मिल जाएगा। मगर क्योंकि उसे 82 का फायदा मिल जाएगा, इट डजंट मीन कि मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया उसके खिलाफ। अगर 7 साल का बच्चा मेरे खिलाफ, मेरे सामने खड़े होकर मुझ में गोली मारने की कोशिश करता है तो मेरा भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस बनता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए हो सकता है कि उसे गोली मार दूं। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये चीज कहना चाह रहा है 98 कि अगर उसका राइट ऑफ उसको अगर कोई एक्सेप्शन मिलेगा इस वजह से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म नहीं होता है, सिंपल सी बात। और इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पर आप समझ पाओगे, और ये एग्जांपल पूछ दिया कई बार कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल ए। अब वो पागल हो गया है और उसने कोशिश करी जेड ने ए को मारने की। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस क्योंकि वो तो चलो अंडर द मैडनेस है, उसे तो एक्सेप्शन मिल जाएगा, हो सकता है 84 का एक्सेप्शन मिल जाए। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। तो ए को उतना ही प्राइवेट डिफेंस है कि अगर वो सेन होता, अगर उसे 84 का डिफेंस नहीं मिलता, कोई आम आदमी करता, तो जितना मुझे प्राइवेट डिफेंस किसी सेन पर्सन के खिलाफ मिलता, किसी समझदार व्यक्ति के खिलाफ मिलता, उतना ही मुझे इस जेड के खिलाफ भी मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देता है ये वाला, ठीक है ना। तो 98 में मेरे को तो हर उस व्यक्ति के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस है, चाहे उसके पास कोई भी जनरल एक्सेप्शन हो या ना हो, सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है ना। अब 99 क्या करता है कि आपके प्राइवेट डिफेंस को कर्व करता है, कुछ लिमिटेशन लगा रहा है 99। और ये 99 में कभी कभी क्या करता है कि वो लिमिटेशन पूछ लेता है कि किस किस सर्कमस्टेंसेस में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, कब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। 96 में तो जनरल उसने डिक्लेरेशन दे दी ना कि कुछ भी जो प्राइवेट डिफेंस में किया गया वो ऑफेंस नहीं है, वो 96 में दिया। मगर कब कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, ये 99 बताता है। तो कह रहा है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempt to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। तो कह रहा है कि अगर आपको रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन नहीं हो रहा है डेथ का या ग्रेवियस हर्ट का, इसमें तो आप उसके खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी कर सकते हो यूज, मगर अगर इन दोनों के अलावा, इससे अलावा कोई आपको हार्म का एप्रीहेंशन है तो फिर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भैया वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और अपने उसमें ड्यूटी में काम कर रहा है। दूसरा कहता है कि अगर उस पब्लिक सर्वेंट ने किसी को डायरेक्शन दी और वो वही सेम काम उसकी डायरेक्शन पे कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट की कोई अनदर पर्सन, तो उसके खिलाफ भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है अगर आपको एप्रीहेंशन डेथ का और ग्रेवियस हर्ट का नहीं है। तो इसका जो मोस्ट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वो ये तीसरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज अ टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये जो लाइन है ये कई बार पूछ देता है कि इसमें अगर उसे प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम भी बना दे, वो बोल दे कि ऐसे ऐसे किसी के ऊपर हमला हुआ चाकू से और उसने चिल्लाया, 2 पुलिस वाले वहां से जा रहे थे, वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, पुलिस वाले भाग के आने लगे, तो क्या उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं उन्हें मारने का। तो अगर वो रिकोर्स है, अगर वो मतलब के पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकता है, टाइम है उसके पास, तो फिर वो प्राइवेट डिफेंस उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा।
उस पर लिमिटेशन लग जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक अथॉरिटीज के पास अगर आप जा पा रहे हो अपने आप। को बचाने के लिए। और एक चीज इसमें जो फोर्थ अगर इसका पैराग्राफ पढ़ोगे ये भी एक चीज बताता है, ये भी कोई पूछ लेता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। तो एक्चुअल में है क्या कि जो आपका सेल्फ डिफेंस है वो सेल्फ डिफेंस अपनी जान बचाने के लिए, किसी की जान लेने के लिए नहीं है। तो ये आपको वही लिमिटेशन दे रहा है, ये कह रहा है कि आप कोई अगर आपके खिलाफ कोई ऑफेंस कर रहा है तो आप उसका उतना ही फोर्स का यूज करोगे जितना कि अपने आप को बचाने के लिए करना है। इसके लिए नहीं कि लाओ इसने तो मेरे 2 थप्पड़ मारे हैं, मैंने बंदूक निकाली इसमें गोली मार दी, किसकी हिम्मत कैसे हो गई 2 थप्पड़ मारने की। तो यहाँ पे तो कोई डिफेंस नहीं है ना, ये तो पनिशमेंट हो गई। उसने 2 थप्पड़ मारे, आपने 1 थप्पड़ जोर से मार दिया, वो शांत हो गया, आपने अपना डिफेंस कर लिया, काम खत्म। ठीक है ना, वो ईंट से मार रहा है, आपने ईंट से मार दिया, बात खत्म। अब वो गोली मारा तो आप गोली मार सकते हो, मगर ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में एक छोटा पत्थर लगा हुआ है, अच्छा तो पत्थर मारेगा, निकाली बंदूक, गोली मार दी। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, एक्सेसिव आप अपने उसका पावर का यूज कर रहे हो जो आपको लॉ दे ही नहीं रहा। उतना यूज करना है जितना नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, सिर्फ बचाना है। बाद में जो उसने किया उसकी सजा तो जो होगी वो तो आप कोर्ट में जाओगे, लॉ के थ्रू होगी। यहां तो सिर्फ अपनी जान बचाने की बात है, समझ आप मेरी बात को। तो ये 99 में 2-3 चीजें हैं जो जहां से वो पूछता है, वो एक तो पब्लिक अथॉरिटीज वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपको उतना ही यूज करना है जितना कि आपको डिफेंस के लिए जरूरत है, उसके अलावा कभी यूज करने की जरूरत, उसके अलावा यूज नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन आ जाता है 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। 100, 101, 102, 100, 101, 102, ये 3 क्वेश्चन रिलेटेड है कि कब आप डेथ कर सकते हो, कब आप डेथ नहीं कर सकते हो, और कब से कब तक डेथ मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका सबसिस्ट रहता है फॉर द डिफेंस ऑफ बॉडी। बॉडी इन द सेंस पर्सन को, अगर आप पर्सन का लिए अगर आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी नहीं पर्सन, तो 100, 101, 102 3 सेक्शन। 96 में क्या था, 96 में था एक जनरल डिक्लेरेशन कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है। 97 में क्या था,
97 तक किस किस चीज का आप डिफेंस कर सकते हो? मैं अपनी बॉडी कर सकता हूँ, दूसरी बॉडी कर सकता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी कर सकता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। 98 कहता है भैया अगर किसी को सेल्फ डिफेंस, किसी को अगर मान लीजिए कोई डिफेंस मिल रहा है, किसी को एक्सेप्शन का फायदा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सेल्फ डिफेंस उसके खिलाफ खत्म हो जाता है। और 99 आपके ऊपर लिमिटेशन पुट कर देता है कि यू कैन नॉट इन्फ्लिक्ट मोर हार्म देन नेसेसरी एंड you cannot exercise your right of private defense if you have time to recourse public authority. अगर वहां जाने का टाइम है, अपने आप को बचाने का टाइम है, तो फिर नहीं। 100 102 ये बात करता है बॉडी के प्राइवेट डिफेंस की। तो 100 ये बताता है कि आप कब किन किन केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी कर सकते हो। तो यहां से वो कई बार एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि किस सेक्शन में, देखो ये तो हमेशा ही बनता है, मतलब कि कौन सी चीज किस सेक्शन में है। मैं हर बार ये बताऊं कि इससे तो ये बनता है किस सेक्शन में, ये क्वेश्चन तो हर सेक्शन में बनता है कि ये चीज किस सेक्शन में है। पूछ देगा सीधे सीधे कि इन सेल्फ डिफेंस द राइट टू कॉजिंग डेथ किस सेक्शन में दी हुई है। अब वो पता है 100, ठीक है ना, 100(01) में दी हुई है कि आप डेथ के अलावा क्या क्या कर सकते हो, डेथ के अलावा सब कुछ कर सकते हो। तो 100 में डेथ करनी है, 101 में डेथ नहीं करनी है। अब डेथ करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, तो इसमें इन्होंने 7 ऐसी सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आप डेथ कर सकते हो। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन जो इसका बनता है वो यही बनता है कि इन सेक्शन 100 हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर, कितने ग्राउंड है जिसमें आप डेथ कर सकते हो सेक्शन 100 में। तो सेक्शन 100 में 7 ग्राउंड है, ठीक है। और 7th जो ग्राउंड है, ये क्योंकि लास्ट में पहले 6 हुआ करते थे, जो 7th है ये 2013 में ऐड किया है, 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसे बना दे कि जो सेक्शन 100 में है 7th ग्राउंड है जो 2000 कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, या बोल दे कि 2013 के अमेंडमेंट से सेक्शन 100 में क्या जोड़ा गया था, तो आप बोल दो कि 7th ग्राउंड जोड़ा गया था, है ना। तो इसका तो हमेशा एक तो चीज याद रखनी, कितने ग्राउंड है जिसपे हम डेथ कर सकते हैं, 7 ग्राउंड है। और ये सब हम रिवाइज करेंगे, 1 से लेके दोबारा हम अभी 106 तक कंप्लीट कर ले रहे हैं, और फिर 1 से लेके 106 तक दोबारा रिवाइज करेंगे पूरा। फिंगर टिप्स पे एक एक सेक्शन हमें याद होगा, तभी पीटी निकलेगा। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें पूरा बेरेक्ट याद होगा, मैं यहां से शुरू करूंगा 1 से लेके 106 तक आपको सुनाऊंगा, और आप भी ना साथ के साथ मेरे 1 से लेके 106 तक मन मन में पूरा एक साथ के साथ रिवाइज करना, और आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 100 में जो 7 वो है, तो इसमें ज्यादातर तो आपको पता होता है, मेरे को डेथ, अगर कोई मेरे पे असॉल्ट कर रहा है, मेरे को एप्रीहेंशन में डेथ हो जाएगी तो मैं डेथ कर दूंगा। मेरे को ग्रेवियस हर्ट है तो मैं डेथ कर सकता हूँ। मेरे को कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, मैं डेथ कर दूंगा। ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट कर रहा है तो मैं डेथ कर दूंगा। किडनैपिंग कर रहा है, एब्डक्शन कर रहा है, मैं डेथ कर सकता हूँ। ये 4 तो मुझे लगता है कि सबको याद रहते हैं, आसान भी होते हैं, 4-5 हैं, ये सबको याद रहते हैं। रेप हो गया, किडनैपिंग एब्डक्शन हो गया, ग्रेवियस हर्ट हो गया, मेरी कोई डेथ कर रहा है, कोई अननेचुरल लस्ट है, तो ये तो समझ के भी, मतलब कि अगर आपके पीटी में भी दे देगा ऑप्शन में, तो आपको पता है कि अगर अरे डेथ हो, डेथ कर ही सकते हैं, या किडनैपिंग है तो ऑब्वियसली बात है मैं डेथ कर सकता हूँ। कंफ्यूजन इसके होती है 6th में, और 7th में भी कम होती है, 6th में ज्यादा होती है। 6th कह रहा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइंग अ पर्सन। अब उसने असॉल्ट किया है इस इंटेंशन के साथ, उसको कन्फाइन करेंगे अंडर सर्कमस्टेंसेस which may reasonably cause him to apprehended that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। तो अगर मान लीजिए कन्फाइनमेंट कर रहा है, और फिर मुझे अगर ये लगता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा पब्लिक अथॉरिटीज के पास, तब आप डेथ कर सकते हो। इसमें प्रोवाइजो साथ में दिया है, डायरेक्ट नहीं है। अगर सिर्फ कन्फाइन करने की इंटेंशन से किसी ने असॉल्ट किया तो आप डेथ नहीं कर सकते। ऐसे सर्कमस्टांसेस होने चाहिए कि मेरे को इसका एप्रीहेंशन भी हो जाए कि मैं पब्लिक अथॉरिटीज के पास अपने रिलीज के लिए नहीं जा पाऊंगा, ये मुझे कन्फाइन कर लेगा, तो फिर मैं 6th में उसका कर सकता हूं। और 7th जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी 2013 से जोड़ा है तो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी नई चीज जब अमेंडमेंट से जुड़ती है तो इसका है
कैन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच में रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रेव एसिड विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस। तो वही है कि एसिड अगर आप पे कोई फेंक रहा है या फेंकने की कोशिश कर रहा है और आपको लग जाएगा भाई इससे मुझे ग्रेव एसिड हो जाएगा, तो ऊपर जो ग्रेव एसिड था वो ग्रेव एसिड नीचे बस यहाँ पे एसिड के थ्रू है, तो उसका अगर आपको एप्रीहेंशन हो गया तो फिर आप 7th में 2013 में जोड़ा गया था और आप उसमें डेथ कॉज कर सकते हो। 7 ग्राउंड दिए हैं 100 में। पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से कि कितने ग्राउंड है, 7। डेथ कर सकते हैं किस सेक्शन में मेंशन है प्राइवेट डिफेंस में, 100 में। और सातों के सातों आपको मतलब कि अगर आप इसे याद तो क्या ही करोगे, ये तो कॉमन सेंस है, जब सामने ऑप्शन आते हैं तो सब समझ जाते हैं कि किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, रेप है, डेथ है, ग्रेवियस हर्ट है, अननेचुरल लस्ट है, कन्फाइन कर रहा है अगर इस सर्कमस्टेंसेस में कि मैं जा नहीं पाऊंगा पब्लिक अथॉरिटी के पास तब, और अगर कोई एसिड वैसिड मेरे फेंक के मेरे को ग्रेवियस हर्ट करना चाहता हूं तब। ये चीजें इतनी आ जाती है। इसके बाद है कि 100 में तो मैं डेथ कर सकता हूं। अब डेथ के अलावा हार्म जो करने हैं वो किस किस स्थिति में कर सकता हूं, तो 101 कुछ नहीं कहता। 101 कहता है कि 100 को छोड़ के, 100 में जो जो 7 दे रखे हैं हमने ग्राउंड, जो सर्कमस्टेंस दे रखे हैं, इन्हें छोड़ के अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप डेथ को छोड़ के कोई भी उस पर कर सकते हो, उस पर कोई भी कर सकते हो। तो 101 इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, पता होना चाहिए कि हाँ किस में कर सकते हैं डेथ के अलावा अदर हार्म। 102 इंपॉर्टेंट है, और 102 में इंपॉर्टेंट क्या है कि कई बार पूछ जाता कमेंसमेंट कहां से होता है और कब खत्म होता है। आपका जो बार बार 100 101 आप पढ़ रहे हो उसमें एप्रीहेंशन आ रहा है, तो एप्रीहेंशन की मुझे आशंका है कि ये हो सकता है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये आशंका कब शुरू होगी कब खत्म होगी। भैया आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी कब शुरू होगा कब खत्म होगा, कब तक चलेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है 102 में लिखी हुई है, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल लिखा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी आपका शुरू होता है जैसे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो जाए बॉडी के लिए, किसी के अटेम्प्ट और थ्रेट से। अगर किसी ने कोई अटेम्प्ट किया, थ्रेट दे रहा है और आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया कि ये कर सकता है, मुझे डेंजर है, मेरी बॉडी को नुकसान हो सकता है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी फॉर द बॉडी शुरू हो गया, और तब तक चलेगा जब तक आपका एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर चलेगा। जब तक मुझे डर है तब तक चलेगा। ये 102 बहुत आसान है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी का एप्रीहेंशन थोड़ा सा टफ है, वहां से अगर क्वेश्चन बनाता है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगेंस्ट द बॉडी वाला बहुत इजी है। 100 में 7 ग्राउंड दिए हुए हैं, 7वां 2013 से जोड़ा गया है। 100 में डेथ कर सकता हूं मैं, 102 में डेथ के अलावा सब कुछ कर सकता हूं, और 101 में सॉरी, और 102 में मेरा एप्रीहेंशन शुरू हो गया डेंजर का, किसी थ्रेट या उससे। जब तक मेरा एप्रीहेंशन चलेगा तब तक मेरा राइट चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत कुछ नहीं था। 103, 104, 105 बिल्कुल 100, 101, 102 की तरह है, वो बॉडी से रिलेटेड था, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो 100 में था वो 103 में आ जाएगा, जो 101 में था वो 104 में आ जाएगा, और जो 102 में था वो 105 में आ जाएगा। तो क्योंकि 100 में था कि हम कब कब डेथ कर सकते हैं, तो 103 में आ जाएगा कि हम प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए कब कब डेथ कर सकते हैं, है ना। तो 103 एक बार देख लेते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी काउजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ द ऑफेंस the committing of which or the attempting to commit which occasion the exercise of the right be an offense of any of the description। तो इसने ये 4 तरीके के सर्कमस्टेंस बता दिए हैं, 4 तरीके डिस्क्रिप्शन बता दें। इन ऑफेंसेस में आप क्या कर सकते हो, किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हो। तो पहला तो बहुत इजी है, रॉबरी है तो ठीक है, आपका राइट एक्सटेंड होता है, आप डेथ कर दो। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हमारे घर में कोई रात को घर में घुसाए, घर तोड़ के घर में कैसे भी, तो हम तो डेथ कर देंगे, ठीक है। 2 तो बहुत आसान है, समझ में आते हैं। तीसरा कह रहा है मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज एन ह्यूमन ड्वेलिंग और एज ए प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर किसी ने बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में आग वाग लगा के मिसचीफ करने की कोशिश करी, और उसमें भैया अगर हम प्रॉपर्टी रखते हैं या फिर लोग रहते हैं,
तो फिर हम डेथ कर सकते हैं। किसी का गोदाम में लाखों का माल रखा हुआ है, कोई गया वहां पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो हम डेथ कर सकते हैं, नहीं मान रहा तो, ठीक है ना। और अगर कोई घर में रह रहा है, किसी ने आग लगाने की कोशिश करी, हम डेथ कर सकते हैं। फोर्थली लास्ट जो इसका जिसमें हम डेथ कर सकते हैं, उसमें दिया उन्होंने थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, चोरी, रिश्ती या गृह अत्याचार। मगर इनमें सीधे नहीं कर सकते, चोरी में डायरेक्ट डेथ नहीं कर सकते आप। इसमें आगे उसने कंडीशन भी लगा दी है कि अंडर सच सर्कमस्टेंसेज एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रेवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड। मतलब कि अगर कोई चोरी कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है, और ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिससे आपको ऐसा एप्रीहेंशन हो जाए, युक्त आशंका हो जाए कि अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस नहीं किया तो मेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर मुझे घोर उपहति हो सकती है, ग्रेवियस हर्ट हो सकता है, डेथ हो सकती है मेरी। कोई चोर आया चोरी करने, साथ में बंदूक लाया है, हमने उसे रोकने की कोशिश करी, उसने बंदूक तान दी, हमने कहा भैया इसमें तो अगर मैंने इसे नहीं मतलब मारा तो ये तो मुझे जान से मार देगा, तो फिर क्या करोगे, आप भी उसको जान से मार सकते हो। तो तीन तो बहुत कॉमन से समझ में आता है, रॉबरी है या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, या फिर मिसचीफ बाय फायर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। इसमें तो बेसिक सेंस पे भी आदमी सोचेगा कि इसमें तो डेथ कॉज करने की पावर मिल जाती है, लॉ दे देता है इतनी। फोर्थ में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि उसमें थेफ्ट है, मिसचीफ है, हाउस ट्रेसपास है, और वो भी उन परिस्थितियों में है जिसमें उसको ये लगे कि हाँ भाई इसमें मेरी जान जा सकती है, मैं ग्रेवियसली हर्ट हो सकते हैं मुझे, तो उसमें आप डेथ कर सकते हो। 104 बिल्कुल 101 की तरह है कि अगर ये वाली स्थिति नहीं है 103 वाली, तो फिर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, बाकी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। 105 कहता है कि प्रॉपर्टी के अगर आप प्राइवेट डिफेंस में हो तो कब से कब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलेगा, कब से कब तक आपका कंटिन्यू रहेगा। The right of private defense of property commence when a reasonable apprehension of danger of property commence। तो एक लाइन में ये तो हमें पता लग गया कि हमारा प्रॉपर्टी के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब से शुरू होता है। शुरू होता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। ये तो वैसा ही है जैसा कि 102 में था, मेरे को जैसे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, मेरा शुरू हो गया, वहां पे बॉडी था या प्रॉपर्टी है। अब कब तक चलेगा कंटिन्यू, खत्म कब होगा जाके, इसमें अलग अलग इन्होंने 3-4 वो दिए। यहां से कभी क्वेश्चन वैसे वो बनाता नहीं है, मगर अगर बना दे तो हमें पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर थेफ्ट के मामले में अगर आप देखोगे तो जब तक के ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, मतलब कि हिंदी में अगर इसे देखें, संपत्ति की प्राइवेट प्रतीक्षा का चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने। मान लीजिए कि वो गायब ही हो गया, भाग गया, आपकी नजर से दूर हो गया, तो फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। और ईदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। तीन चीजों में आपका खत्म हो जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कि या तो वो चोर चोरी की चीज लेके भाग गया, और या फिर आप भागते उसके पीछे पीछे भाग रहे थे या कुछ था, आपको पब्लिक अथॉरिटीज की रिकोर्स मिल गया, ठीक है। और या फिर क्या हुआ कि आपने चीज को रिकवर कर लिया, चोर चोरी चीज लेके भाग रहा था, आप उसके पीछे पीछे डंडा लेके भागे, चोर ने अपना आपका सामान फेंका और आगे भाग गया, आपने चीज रिकवर कर ली, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता। ये चोरी में था। अब रॉबरी में है कि जब तक कि आपको द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो जब तक आपको इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का वो एप्रीहेंशन है, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहता है। जैसे ही इंस्टेंट हर्ट का आपका एप्रीहेंशन खत्म हो गया, तो फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया। ऐसे अगर क्रिमिनल ट्रेसपास की इसमें बात कर रहे हैं, तो जब तक कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास का वो जो एक्ट है वो कर रहा है, वो ऑफेंस का वो एक्ट कर रहा है, या मिसचीफ का वो एक्ट कर रहा है,
जैसे अगर कोई आग लगा रहा है और उसके हाथ में आग लगाने के लिए लाइटर है, तो तब तक आपका वो है, अगर मान लीजिए लाइटर उसने फेंक दिया, उसके हाथ से दूर गिर गया, या आपने डंडा मार दिया दूर गिर गया, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होगा, क्योंकि अब तो आग लगा नहीं पाएगा ना मिसचीफ में। कैसे आग लगाएगा, नहीं लगा पाएगा, बात खत्म। तो आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म। और चौथा क्या है, हाउस ब्रेकिंग में ये है कि जब तक वो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है तब तक आपका, जब तक वो आपके घर में, ओवरऑल बात ये है कि जब तक वो बाहर नहीं चला जाता तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है। तो 100, 101, 102 बॉडी के मामले में, 103, 104, 105 प्रॉपर्टी के मामले में, ठीक है ना। और इसके बाद 106 पे आते हैं, आज का लास्ट सेक्शन है। इसके बाद हम 1 से लेकर 106 तक रिवाइज करेंगे कल, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 106 कहता है, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट which reasonably cause the apprehension of death, the defense be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk. अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर रहे हो और ऐसा असॉल्ट है कि आपको लग रहा है कि भैया मेरी डेथ हो सकती है, ये ऐसा असॉल्ट है, उसमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, और जो डिफेंडर है वो इस तरीके से सिचुएटेड है, ऐसी स्थिति बन गई है कि जब तक मैं सामने किसी इनोसेंट पर्सन की जिंदगी का रिस्क ना ले लूं तब तक मैं खुद का प्राइवेट डिफेंस नहीं कर पाऊंगा। ऐसी एक सिचुएशन हाइपोथेटिकली बना लो, और ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है तो फिर उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो जाता है कि उन इनोसेंट पर्सन के ऊपर भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर लेगा। वो रिस्क भी ले लेगा कि भैया इनको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए तो मैं अपने आप को डिफेंड कर नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं इनको नुकसान भी पहुंचा सकता हूं, मेरा राइट ऑफ प्राइवेट इतना एक्सटेंड हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो दिया है वो 106 में ज्यादातर क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को बहुत पूछते हैं। इस एग्जाम्पल को आप हमेशा याद रखिएगा। वो एग्जाम्पल यू के यू उठा के पूछेंगे आपसे, तो पूछेंगे इसने कुछ किया नहीं किया। तो इसमें लिखा हुआ है, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। एक मॉब ने अटैक किया ए के ऊपर। अब ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। अब क्या है कि इस स्थिति में वो जब तक फायर अगर मॉब पे, भीड़ पे नहीं करता है तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाएगा। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। और उस मॉब में, उस भीड़ में कुछ बच्चे भी सम्मिलित हैं, जुड़े हुए हैं, साथ में खड़े हुए हैं। मैं गोली चलाता हूं तो मुझे रिस्क है कि हो सकता है उसमें से भैया भीड़ पे गोली चलाई, पता किसी बच्चे को लग गई, मैं रिस्क तो है, और मैं बिना उस भीड़ पे गोली चलाए अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। तो क्या है कि ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो फिर ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया अगर उसने गोली चलाई और किसी बच्चे को भी लग जाती है तो ज्यादातर वो क्या करता है, एग्जामिनर यही एग्जाम्पल यू के यू रख देगा और यही पूछता है कि इसमें क्या होगा। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा। 106 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और हमारा टारगेट तो ज्यादा था, मगर ठीक है, स्लो चल रहे हैं, रिवाइज भी करेंगे इसे। तो कल की क्लास में सेक्शन 1 से लेकर 106 तक पहले रिवाइज करेंगे ऑन फिंगर टिप्स, फिर उसके बाद